नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स के बारे में, जो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इन रिज़ल्ट्स का डिस्कशन इसलिए आवश्यक है कि रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी है और इसका मूवमेंट या इसकी चाल निफ्टी की चाल को प्रभावित करती है। और साथ ही में जो एक बहुत पॉपुलर शेयर है रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो उसके पास रिलायंस के काफ़ी सारे शेयर्स हैं और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की काफ़ी सारी वैल्यू उन शेयर्स के कारण डेराइव होती है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में कोई चाल आती है तो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में अपने आप चाल आएगी, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो आज हम इसके जो क्वार्टर 4 के रिलायंस के रिजल्ट्स आए इसका एनालाइज करेंगे। हमेशा की तरह कोशिश ये करेंगे सरल शब्दों में आपको समझाया जाए और मिनिमम नंबर्स रखे जाएं। आप ये कह सकते हैं नंबर्स के बगैर रिज़ल्ट क्या, लेकिन देखिए नंबर्स आप कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं या न्यूज़पेपर्स में आपको ये सारे नंबर्स डिटेल में मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं इस छोटे से वक्त में बहुत ज़्यादा नंबर बोलूँगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, और इसलिए मैं नंबर्स की जगह आपको वो जो बिज़नेस किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है उसका मैं एक मोटा मोटा आइडिया आप दे दूंगा। तो आप में से जो एक बारीक एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड हैं वो नंबर्स को मेरे जो वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मैंने जो आपको एक फ्रेमवर्क दिया है उस फ्रेमवर्क के साथ जोड़कर एक फेयर एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही में आज के वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्री की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी इस शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इस बारे में कोई निर्णय लें। अब बात करते हैं नतीजों की। तो देखिए जो इसके नतीजे आए उसमें एक ख़ास शिफ्ट आपको मिलेगा। वो ख़ास शिफ्ट क्या है कि बेसिकली ये जो कंपनी है इसको ये माना जाता है कि ये एक रिफाइनरी या एनर्जी बिजनेस वाली कंपनी, और ये बात सही भी है। लेकिन धीरे धीरे ये जो लोग हैं ये अपने बिजनेस को दूसरे क्षेत्रों में ले जा रहे हैं, क्योंकि जो क्रूड से रिलेटेड इनका एनर्जी बिजनेस है उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है और मार्जिन जो है उसमें उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अब आप ये कहेंगे फिर ये बिज़नेस में क्यों है? तो देखिए ये क्या है, ये ज़बरदस्त कैश जनरेशन का बिज़नेस है। बड़ी रिफाइनरी है, बड़ी रिफाइनरी में क्रूड को रिफ़ाइन करते हैं और वहाँ से जो प्रोडक्ट आते हैं उनको सेल करते हैं, तो कम भी पैसा मिलता है ना, कम भी मार्जिन मिलता है। मान लीजिए पहले 20% का मार्जिन मिलता, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अब 8% का मिल रहा हो, लेकिन अमाउंट उसके साथ जो प्रॉफिट जो उसके साथ आता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि उससे जो प्रॉफिट आता है उसको ये दूसरे बिजनेसेस में लगा के उन बिजनेसेस को ये एक्सपेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी, ये जो आपको बात है जो मैंने कही, ये आपको ध्यान रखनी है कि ये एनर्जी के बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है उसको आपके दूसरे जो ग्रोइंग बिजनेसेस हैं उसमें लगा रहे हैं, और यही इनका आगे भविष्य में प्लान रहेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं पहले इनके बिजनेस वर्टिकल्स कितने हैं। तो देखिए इनके टोटल 4 बिजनेस वर्टिकल है, उसमें से एक एनर्जी बिजनेस है, दूसरा रिटेल का बिजनेस है, तीसरा है जियो प्लेटफॉर्म या जो अपन मोबाइल वाला जो है ना, जियो मोबाइल वाला, तो वो जियो प्लेटफॉर्म, और चौथा जियो स्टार, वो जियो स्टार जो अभी स्टार इन्होंने एक्वायर किया था मीडिया वाला, वहाँ से जो आप गेम वगैरह देखते हैं, आईपीएल वगैरह जो देखते हैं आप, या जितने भी क्रिकेट मैचेस के लिए ये ऑथोराइज्ड हैं वो जो देखते हैं वो जियो स्टार। तो एनर्जी बिजनेस जो है इनका मेन बिजनेस है, उसमें 2 बिजनेसेस हैं, एक ऑयल टू केमिकल और एक है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। तो मैं पहले आपको ऑयल एंड केमिकल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये क्या करते हैं, इनकी एक रिफाइनरी है जामनगर में, और वो वर्ल्ड की मोस्ट जो है ना कॉम्प्लिकेटेड रिफाइनरी। अब कॉम्प्लिकेटेड रिफाइनरी क्या होता है, तो देखिए
रिफाइनरी पहले रिफाइनरी समझ लेते हैं। रिफाइनरी का मतलब ये किसी चीज़ को साफ़ करना, ठीक है। अब जो क्रूड ऑयल जो ज़मीन में से निकलता है उसको आप एज सच जो है ना आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, तो उसको क्या है इस रिफाइनरी में ले जाके और उसको साफ़ किया जाता है। जब आप वो साफ़ करते हैं उसको तो उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जितनी भी केमिकल कंपनियाँ हैं उनमें जो केमिकल वो बनाते हैं वो क्रूड के डेरिवेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो क्रूड में से जब मैं सफाई क्रूड की करता हूँ तो अलग अलग जो पदार्थ मुझे उसके कारण मिलते उसमें से जो मिलते हैं वो जो पदार्थ हैं वो उन केमिकल इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो इनका जो बिज़नेस है, ये जो मेन इनका बिज़नेस है जिसमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको आता है वो ऑयल टू केमिकल, इसको ये जो रिफाइनरी वाला जो बिज़नेस है ना इसमें उसको ऑयल टू केमिकल बिज़नेस बोलते हैं। अब केमिकल ऑयल टू केमिकल क्यों बोलते हैं? देखिए ऑयल क्रूड ऑयल ये लाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसमें से पेट्रोल निकलता है, उसको उसमें से डीजल निकलता है, उसमें से ये जो हवाई जहाज़ जो होते हैं, ठीक है, इनके लिए जिसको एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं वो निकलता है। तो वो सारे जो वो निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है इनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो केमिकल कंपनीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं, तो इसलिए इसको ऑयल टू केमिकल बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो इनका बिजनेस है इसी एनर्जी बिजनेस में तो दो बिजनेस है। एक दूसरा ये है कि ये एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वो भी करते हैं। अब एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का क्या मतलब, ये एक KG-D6 बेसिन है वहाँ और एक दो जगह और ये क्या करते हैं कुएँ खोदते हैं और उसमें से भारत में, ठीक है, और वहाँ से नेचुरल गैस निकाल के और फिर इसको बेचते हैं। तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। और इसके साथ ही ये एक कोल बेस्ड मीथेन, एक मीथेन गैस होती है वो जो कोयले के जब भंडार होते हैं ना उसके अंदर मिलती है, तो ये उस गैस को भी निकाल के और वो बाज़ार में बेचते हैं, ठीक है। इनको राइट्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने और उसके कारण ये उस चीज़ को निकाल के बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इनका एक बिजनेस हुआ, एक ऑयल टू केमिकल मतलब रिफाइनरी वाला, दूसरा एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन यानी कि ये अपना गैस वाला, ठीक है, जिसमें गैस निकाल के। दूसरा जो बिजनेस इनका है वर्टिकल वो है रिटेल, जिसके बारे में आप सारे लोग जानते हैं। तो रिलायंस रिटेल है, रिलायंस ट्रेंड है, एजियो है, फिर एक नया ब्रांड अभी इन्होंने लॉन्च किया शीन करके, और रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, डिजिटल वाला है। तो ऐसे सारे ब्रांड्स वो रिटेल में आते हैं, ठीक है। जियो मार्ट जो है वो, और फिर इसके बाद जियो मोबाइल फ़ोन वाला, तो जिसमें ये फाइबर भी देते हैं, जिसमें 5G भी देते हैं, मोबाइल प्लस ब्रॉडबैंड वाला जो है, तो उसको जियो प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और काफ़ी सारे उसमें ऐप्स हैं इसलिए इसको जियो प्लेटफॉर्म बोल देते हैं। और एक जियो स्टार है। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना कितना रेवेन्यू इन बिजनेसेस में से आपको मिलता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा बिजनेस इनका जो रेवेन्यू आता है ना, मतलब सेल जो सबसे ज़्यादा होती है वो है 55% इनकी ऑयल टू केमिकल, वो रिफाइनरी वाला जो बिज़नेस है ना वो, तो वहाँ से इनका 55% मतलब सेल होती है। 2% जो है इनके टोटल रेवेन्यू का, जितना इन सारे बिजनेसेस से मिला के जो रेवेन्यू इनका आता है उसका जो 2% है वो ये गैस बेचने से आता है, यानी कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाले सेगमेंट से। फिर इनका जो रिटेल से है जो रेवेन्यू आता है वो 29% आता है। जियो प्लेटफॉर्म से 13% आता है। और जो जियो स्टार जो इनका प्लेटफॉर्म है, जो भी वो जो मीडिया वाला प्लेटफॉर्म है, वो उससे इनका 1% रेवेन्यू आता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो Q4 के जो रिज़ल्ट आए, तो अलग अलग सेगमेंट में कैसे कैसे रिज़ल्ट आए और क्या इसमें फ़र्क रहा। अब मैं दो चीज़ें आपसे जो यहाँ पर नंबर जो बोलूँगा, मैं आपको 2 नंबर बोलूँगा। उस 2 नंबर में आपको एक नंबर जो है ना वो बड़ा गौर से सुनना है, और मैं पहले समझा दूंगा मैं आपको कि वो क्या है। वो है मार्जिन। अब मैं उसको अबिट्टा मार्जिन और ये सब नहीं बोलूँगा मैं, ताकि आपको बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं कि आखिर ये कंपनी किस तरफ जा रही है। तो देखिए, आप मान लीजिए इसको, मार्जिन का मतलब ये कि जैसे आप मान लीजिए एक दुकान पे बैठे हैं और आप खुद अकाउंटिंग करते हैं और आप अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, ये डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन ये सब कुछ नहीं जानते आप तो सिंपल ये जानते हैं कि मैंने आज इतनी सेल की और उसमें से मैंने इतना खर्चा कर दिया, ठीक है। उधार आपके ऊपर कुछ है नहीं, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ।
तो आपने जितनी सेल की और जितने आपके खर्चे हो गए, उसमें दुकान का किराया, लाइट, पानी, बिजली, नौकर, सब किराया जो आपने निकाल के जो आपके पास मार्जिन बचा, ठीक है, मतलब उसमें से जो गैप, उन दोनों में से जो आपका सेल और खर्चे में का जो गैप आया, ठीक है, उसको मैं उसको अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट कर लूँ, मतलब सेल का वो कितना परसेंट है, ठीक है, तो उस चीज़ को मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब अबिट्टा और ये सब नहीं बोलूँगा मैं। तो एक बार मैं फिर बता दूँ, आपने जो दुकान पर सेल की और उसमें से अपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, और मान लीजिए आपकी दुकान में कोई, आपके ऊपर दुकान पर कोई कर्जा नहीं है, ठीक है, तो वो जो सेल और कॉस्ट का जो डिफरेंस आया ना, वो आपकी टोटल सेल का कितना परसेंट है, ये मार्जिन बोलते हैं इसको। तो ये समझें आप। तो मैं मार्जिन जब बोलूँ तो आप दिमाग में ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब जो इनका जो ऑयल टू केमिकल है, इसमें क्वार्टर फोर यानी ये मार्च में जो इनका रेवेन्यू बढ़ा, यानी इनकी सेल बढ़ी, वो पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 के कंपैरिजन में 11% बढ़ गई। और जो मार्जिन है वो हो गया 8.8%। मतलब वो जो सेल है ना, उसका 8.8% जो है ना, वो इनका मार्जिन है। अब वो मार्जिन से आप सोच लीजिए कैसे मार्जिन निकल रहा है। लेकिन ये जो मार्जिन है ना, ये 2.2% डाउन हो गया। अब ये 2.2% डाउन हो गया ऑयल टू केमिकल वाले बिजनेस में। ऐसा क्यों हुआ? तो ये क्या करते हैं, देखिए, जब इन्होंने क्रूड को रिफाइन किया और अलग अलग चीज़ें निकाली, जैसे मैंने बताया, पेट्रोल निकाला, डीजल निकाला, एविएशन टरबाइन फ्यूल निकाला, तो उसको निकाल के कहीं बेचते हैं। तो बेचेंगे तो मार्केट में डिमांड होगी, तो है, ये तो कमोडिटी है, ठीक है, और इंटरनेशनल प्राइसेस से डिसाइड होती है ये सब कुछ। तो वो जो सामान ये बेचने गए ना, तो चाइना में ओवर सप्लाई थी, मतलब चाइना ने भी बहुत सारे ऐसे रिफाइनरीज लगा दी, और डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड में उतनी थी नहीं। तो क्या होता है, प्राइसेस कम हो गई, ठीक है। जब आपकी प्राइसेस कम हो गई, यानी आपको सेलिंग प्राइस इतनी मिल नहीं रही है, लेकिन आपका खर्चा तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो आपका मार्जिन कम हो गया। तो इनका 2.2% मार्जिन जो कम हो गया। तो इन्होंने क्या किया यार, ये तो वर्ल्ड में तो ऐसा हो रहा है कि यार अपन इसको मीट आउट ही नहीं कर पा रहे, इतना खर्चा हो रहा है, खर्चा तो हो ही रहा है और वर्ल्ड में इतनी डिमांड नहीं, फिर क्या करें। तो इन्होंने कहा यार अपने इंडिया में बेच लो। तो इंडिया में लकीली हुआ ये कि ये जो आपके पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और वो जो पॉलीमर निकलते हैं ना, जो मैंने बताया आपको कि इन तीनों चारों चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जिससे हम केमिकल कंपनीज में काम में ले सकते हैं, या उससे यार्न बनाने के काम में ले सकते हैं, या पॉलिएस्टर का धागा जैसे बनता है ना वो। तो वो पॉलिएस्टर, पॉलीमर और ये सब की जो डिमांड थी ना इंडिया में ठीक ठाक थी, करीब करीब 5-7% ऊपर थी वो डिमांड। तो ये इन्होंने ये वहाँ खपा दिया। दूसरा, फिर इनका जो क्रूड ऑयल निकला, वो क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल डीजल निकला, तो या तो आप बाहर उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करो, और बाहर उतनी डिमांड नहीं हो तो इंडिया में खपा दो। तो इंडिया में किसको, तो इनकी खुद की जो GOBP करके जो इनके रिटेल आउटलेट्स हैं ना, तो वहाँ पे आप उसको बेच दिया। तो उससे इनके फिर भी मार्जिन जो है ना थोड़े बहुत बच गए। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब इंडिया में भी डिमांड नहीं होती, तो इनकी हालत और ख़राब होती। तो दूसरा इनका जो एनर्जी बिजनेस में जो दूसरा सेगमेंट है वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है। तो वहाँ पर जो KG-D6 में से जो गैस निकलनी थी वो उतनी निकली नहीं, क्योंकि जो गैस में जो गैस के जो कुएँ होते हैं उसकी एक लाइफ होती है। तो वो क्या है, उतनी गैस जितनी उसकी लाइफ थी उतनी निकाल ली। अब नए कुएँ जब तक नहीं खोदेंगे तब तक वो नई गैस नहीं निकलेगी, लेकिन खर्चा तो आपके उतना चल ही रहा है ना भाई। आप ऐसा थोड़ी रिग को बंद कर दोगे या एम्प्लॉयज़ को निकाल दोगे कि भाई कल आना, आज गैस नहीं है इस कुएँ में। तो उनको कंटिन्यूएशन में रखते हैं, और इसी कारण खर्चा तो वैसा का वैसा रहता है, और जब गैस कम हो जाती है तो सेल कम हो जाती है। और यही हालत कोल बेस मीथेन में भी रहा। तो ये जो इनका जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाला बिजनेस था ना, उसमें रेवेन्यू इनका फ्लैट रहा, और जो मार्जिन है वो 79.5% था। अब आप देखिए, जो ऑयल एंड केमिकल वाला बिजनेस था ना उसमें 8.8%, और जो ये जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का जो बिज़नेस है उसमें इनका मार्जिन जो है ना 79.5% है। लेकिन अब आप ये भी समझ लीजिए कि ऑयल एंड केमिकल में
जो इनका सेल है वो टोटल इनकी सेल की 55% है, सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर ऑयल एंड प्रोडक्शन में केवल जो सेल्स रेवेन्यू वो 2% है। मार्जिन ज़्यादा है लेकिन सेल्स रेवेन्यू उतनी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा असर इन सब चीज़ों का ओवरऑल बिजनेस के रेवेन्यू में नहीं होता है। ठीक है, अब रिटेल की बात करते हैं। अब रिटेल में क्या है, इनकी सेल जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब पिछले मार्च 2024 के कंपैरिजन में 16% बढ़ गई। ठीक है, और मार्जिन जो है ना वो सेम रहे। अब सेल बढ़ गई और मार्जिन सेम रहे तो इसका मतलब क्या हो, इनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो वो मार्जिन कितना है, वो 8.3% इनका मार्जिन है। फिर जो इनकी एक इलेक्ट्रॉनिक जो रिलायंस डिजिटल करके जो है, तो वहाँ पर ये फोकस इस बात पे करते हैं कि कोई भी आदमी आए ना, उसको ज़्यादा बढ़िया माल चेपो उसको। भाई ज़्यादा क्वांटिटी का माल लेके, ज़्यादा कीमत का माल लेके जाएगा। ऑर्डिनरी चीज़ ले गया, मान लो एक छोटा टीवी ले गया या छोटा नॉर्मल फ्रिज ले गया, तो उसमें जो है अगर सभी में मार्जिन सेम है, ठीक है, छोटे में और बड़े फ्रिज में मार्जिन सेम है, तो बड़ी साइज़ का या बड़ी अमाउंट का जो मैं बेचूंगा, ठीक है, तो सेल में एफर्ट तो वही आना है लेकिन मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो इनका एक मीट्रिक है, वो बोलते हैं एवरेज बिल वैल्यू। तो पिछले साल में जो तो इन्होंने माल बेचा रिलायंस डिजिटल में, उसके कंपैरिजन इस बार जो इन्होंने माल बेचा, तो ऑन एन एवरेज हर ग्राहक का जो बिल था ना वो 26% बढ़ा हुआ था। समझ गए आप कि भाई सेम आदमी को अगर सेम अगर मार्जिन है और आपने बिल की वैल्यू बढ़ा दी तो प्रॉफिट बढ़ गया। ये सिर्फ रिलायंस डिजिटल की बात हो रही है। फिर इनके जो है ये एक इन्होंने नया ब्रांड शुरू किया है, जो वर्ल्ड में जो फैशनेबल थिंग्स जो हैं, कपड़े हैं आपके और अलग अलग जो पॉपुलर वर्ल्ड के ब्रांड्स हैं, तो उनको इन्होंने एक शीन करके जो इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया खुद का, और वहाँ पर ये जो वर्ल्ड के जो फैशन ब्रांड्स हैं ना, उनको ये अफोर्डेबल प्राइसेस में इंडिया में लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है। फिर इनकी जैसे मैंने बताया, इस रिटेल वाले में ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, आपके जूते चप्पल भी हैं, आप रिटेल किराना वाला तो है ही इसमें। तो इनका जो एक किराना स्टोर है, ठीक है, तो वो जियो मार्ट तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, ये रिलायंस मार्ट कह लीजिए आप उसको। तो वो जो है उसने एक क्विक सर्विस डिलीवरी जो है ना वो भी शुरू कर दी है, और ये डायरेक्ट कंपटीशन में है आपके ये इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट के। और वो तो शायद फिर भी कुछ चार्ज कर लेते होंगे कि भाई डिलीवरी के चार्ज ले लूँ, लेकिन ये जो हैं ये तो डीप पॉकेट वाले रिलायंस वाले आदमी है ना, तो इनको क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो एक बार तो कैश बर्न करने दो, तो आप चाहे इसको 10 रुपये की चीज़ मंगाओगे तो वो तुरंत ला के दे देते हैं। अभी तक तो जितने भी मेरे जो परिचित हैं देश भर में, उनमें कई लोगों से मैंने पूछा तो अभी तक तो ये कोई चार्ज उनसे कर रहे हैं। जो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट तो फिर भी चार्ज कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका क्या, मार्केट कैप्चर करने का इरादा है। दूसरा क्या इन्होंने ये इस क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, 2024 मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2659 स्टोर्स और खोले। तो देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी है। तो जैसे जैसे जितना बड़ा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होगा उतने ही ग्राहक आएंगे आपको। और ये कोशिश ये करते हैं कि हर स्टोर जो है ना वो इंडिविजुअली प्रॉफिटेबल हो। देखिए ये जब स्टाफ रखते हैं तो इस तरीके से ये एक प्लान करते हैं कि हर इंडिविजुअल स्टोर जो है ना वो प्रॉफिटेबल हो। ऐसा नहीं कि ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो। और जो लॉस मेकिंग होते हैं उसको तुरंत ये बंद भी कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं आपस में। आपने भी आसपास ये महसूस किया होगा, अगर आपके आसपास वो रिलायंस रिटेल वाले स्टोर्स हों तो आपको पता होगा कि कभी पहले तो बहुत ज़्यादा हो सकता है एक कोई 5 किलोमीटर के रेडियस में हो सकता है 2 या 3 हो, लेकिन अगर वो कोई भी चलता नहीं होगा तो उसको मर्ज करके ये एक कर देते हैं, ठीक है, ताकि कॉस्ट कम हो जाए। तो इनके जो टोटल स्टोर हैं वो 19340 यानी 1,19,340 हैं। और जैसे मैंने बताया 2659 स्टोर्स इन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में इस क्वार्टर 2025 में इन्होंने ऐड किए। फिर अब इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए, इनके करीब 35 करोड़ जो यूज़र्स हैं ना
वो रजिस्टर्ड हैं। जो वो आप कभी सामान लेने जाते होंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगता है। अरे भाई, वो मोबाइल नंबर इसलिए मांगता है कि आपका पूरा जो डेटाबेस, जब जैसे ही वो आपसे ऐप डाउनलोड करवाता है तो आपका जो पूरा कनेक्शन जो है ना, कॉन्टैक्ट है, वो आपसे ले लेता है और मोबाइल नंबर से आपको वो प्रमोट कर सकता है। जैसे अब ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये जो डेटा लेता है आपसे, ये जो 35 करोड़ यूज़र ये जो हैं रिलायंस रिटेल के, वहाँ वो डेटा क्रॉस सेलिंग के काम आता है। किसके? जो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट जो ये लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो क्रॉस सेलिंग का एक तरीका है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका आस्पेक्ट है वो है वो जियो मोबाइल वाला। ठीक है, जिसको जियो प्लेटफॉर्म बोलते हैं ये। तो ये जो है यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू है वो 17.7% अप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी मार्च 2024 के क्वार्टर के कंपैरिजन में जो मार्च 2025 का क्वार्टर 4 है, ठीक है, उसमें इनका रेवेन्यू 17.7% अप है। मार्जिन जो है, मार्जिन वो 50% से ज़्यादा है। तो कई बार जैसे अगर आप हमारे वीडियो लगातार देख रहे हो तो मैंने ये बोला भी कि जितनी भी ये मोबाइल कंपनीज़ है ना, ये मोबाइल कंपनीज़ क्या है, एक बार आपने स्पेक्ट्रम ले लिया और उसके बाद क्या है, जितने आप ग्राहक इनके प्लेटफॉर्म पे लाओगे ना उतना ही बढ़िया है। तो 50% का मार्जिन है और वो मार्जिन भी जो है वो पिछले क्वार्टर 4 2024 में वो 49.7 था और जो अब बढ़कर 50.1 हो गया है। ठीक है, अभी इन्होंने रेट्स वगैरह भी कुछ बढ़ाई थी ये, और जो कंज्यूमर मिक्स बोलते हैं कि जो मतलब हाई वैल्यू कस्टमर जो है उन्होंने ज़्यादा अडॉप्ट कर लिए और फाइबर ज़्यादा लगा दिया। तो बेसिकली बात यह है कि इनका रेवेन्यू जो है वो 17.7% बढ़ गया और जो इनका मार्जिन है वो भी 0.4% बढ़ गया। अब इसमें जो जियो वाले में जो दूसरा मीट्रिक होता है वो होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी आपकी जेब से हर मंथ वो रिलायंस वाला कितना पैसा निकलवा रहा है। अब देखिए, सब्सक्राइबर जो इनके हैं ना, वो जो है वो 48.82 करोड़ से 48 करोड़ 82 लाख इनके कस्टमर हैं। 1 रुपया भी अगर एक व्यक्ति से एक महीने में बढ़ा के आता है ना, तो आप देख लीजिए ये सीधा 48 करोड़, इनको 48 करोड़ 82 लाख रुपए का फ़ायदा होता है एक महीने में। अब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पिछले क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर 4 मार्च 24 में इनका जो था वो 181.7 था, यानी 182 रुपये एक आदमी से हर महीने ये चार्ज करते थे ऑन एन एवरेज। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट बढ़कर 206 रुपये 20 पैसे हो गया। देख लीजिए आप, मतलब इन्होंने जो है ना ये रेट बढ़ाई और ये कस्टमर से ये करीब इन्होंने 25 रुपये, एक कस्टमर से करीब 25 रुपये जो है ना बढ़ा कर ले लिए। और यूज़र जो हैं वो 48 करोड़ 82 लाख। अब 48 करोड़ 82 लाख को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे जो बढ़ा हुआ, तो इतना इनका एडिशनल रेवेन्यू आ गया और मार्जिन भी बढ़ गया। मार्जिन 49.7 से 50.1 हो गया। अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस जो है ना पूरे रिलायंस के प्लेटफॉर्म पर, मतलब पूरे रिलायंस का जितना ग्रुप में जितना ये जो 4 इनके बिजनेस है ना, एनर्जी का, रिटेल का, ये मोबाइल वाला और जियो स्टार वाला, उसमें सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस ये मोबाइल वाला है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है। अब बात करते हैं जियो स्टार की। अभी जियो स्टार जो है अभी इससे रेवेन्यू इतना ज़्यादा आया नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, स्टार को इन्होंने अमालगमेट किया है, मतलब अपने में मर्ज किया है। तो वो क्या है, अगले क्वार्टर में इसके बारे में सही जानकारी मिलेगी कि मर्जर के बाद एक्चुअली ये जो सेगमेंट है ना ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बात ये है कि आप सब्सक्राइबर देखिए, 28 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इसमें, 28 करोड़। इधर देखिए आप तो 48 करोड़ मोबाइल वाले में, 48 करोड़ 82 लाख, हो सकता है काफ़ी सारे कॉमन भी हो। इतना बड़ा डेटाबेस इनके पास है,
ये सारा जो मोबाइल का आपका डेटा, जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं आप, तो जब आप परमिशन देते हैं तो सारा डेटा ये खींचकर उस कंपनी के पास चला जाता है। हम तो फ्री में देख रहे हैं, लेकिन वो इस डेटा का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर रही है। तो ये अच्छा, फिर स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट्स होते हैं, स्पेशली क्रिकेट के, ठीक है, उसमें 85% से ज़्यादा शेयर है इनका, मार्केट शेयर, मतलब सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा इनका तामझाम है और किस तरह से ग्राहक का डेटा इनके पास है। और इसीलिए ये कंपनी जो है ना, अपने आप में एक यूनिक कंपनी है जो क्रॉस सेलिंग के लिए माहिर। इतना बड़ा डेटा किसी के पास भी नहीं होगा। इसीलिए मुकेश अंबानी कई बार ये कहते हैं कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। अब ये ऑयल में नहीं है, ऑयल में इतना इंटरेस्टेड नहीं है ये, अब ये डेटा में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा जो ये कुछ एनर्जी में बिजनेसेस में आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि ओवरऑल जो है Q4 में, ठीक है, वो इनका रेवेन्यू कितना रहा। तो देखिए 2,88,138 करोड़ ये इनका रेवेन्यू है क्वार्टर का। और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 22,611 करोड़ रुपए का है। तो अगर पूरे साल के रेवेन्यू की मैं बात करूं तो 11 लाख करोड़ का इनका रेवेन्यू है और करीब करीब 81,000 करोड़ का इनका ओवरऑल प्रॉफिट है। 81,000 करोड़ तो बहुत सारी कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं है, जितना ये हर साल प्रॉफिट कर, मतलब 81,000 करोड़ की तो हर साल ये कंपनियां निकाल देता है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। तो इतनी बड़ी कंपनी। अब बात ये करते हैं कि आखिर इस कंपनी की डायरेक्शन किधर है। तो देखिए ये कहते हैं कि हमारा जो फोकस है ना वो मीडिया वाले पे है। एक तो मीडिया में कौन सा, जैसे जियो स्टार है इनका, तो वहाँ पर इनका फोकस है। दूसरा ये कहते हैं कि ये डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं। और आपको ये अगर हमारे वीडियो आप रेगुलरली देख रहे हैं तो हमने ये भी कहा कि अडानी भी इसी एरिया में आ रहे हैं, मतलब वो भी डेटा सेंटर में बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये भी, इसका मतलब डेटा सेंटर जो है वो भविष्य की थीम होने वाली है। इसके बाद ये न्यू एनर्जी बिजनेसेस में आ रहे हैं। न्यू एनर्जी बिजनेसेस कौन कौन से, पहली चीज़ ये सोलर पीवी सेल बना रहे हैं। तो एक बार अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक वीडियो किया था सोलर फोटो वोल्टेक सेल के ऊपर, और उसमें हमने ये बताया था कि भारत में ये जितनी भी सोलर कंपनीज़ हैं ये सिर्फ सोलर सेल लेकर उसको एक फ्रेम में फिट कर कर और ये सोलर पैनल के नाम से सोलर प्लांट लगा देती है। इनमें खुद में कोई यूनिक एडवांटेज नहीं है। और भारत में केवल एक कंपनी है जिसकी छोटी सी कैपेसिटी है, वो जो पॉलीसिलिकॉन की रॉड आती है, मतलब पॉलीसिलिकॉन एक कंपाउंड होता है जिससे सोलर सेल बनता है। तो केवल एकमात्र कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस है जो इस बिज़नेस में है, जो पॉलीसिलिकॉन से सोलर सेल बना लेती है। वरना सारे जितने भी सोलर सेल हैं वो रेडीमेड चाइना से आते हैं, जिसको एक फ्रेम में फिट करके सोलर प्लांट का नाम देके उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो इसलिए जो सोलर ईपीसी कंपनीज़ हैं उसमें कोई यूनिक एडवांटेज नहीं है, मतलब यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन वो कुछ नहीं दे रहे हैं कि भाई कोई खास आप में बात हो। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे इन इंस्टॉलेशन की रेट्स जो होती है ना वो कम होती है, और जो बिज़नेस है ना वो बड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, तो आपके मार्जिन ख़त्म हो जाते हैं, तो अनवायबल होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो बात अगर हम रिलायंस की करें तो रिलायंस जो है ना वो पॉलीसिलिकॉन से अब ये सोलर सेल बनाने के बिजनेस में आ रहा है और इन्होंने प्लांट एस्टेब्लिश भी कर दिया है। तो ये एक तरीके से ये समझ लें कि जिस बिज़नेस में अडानी है उसी बिज़नेस में ये खुद भी आ रहे हैं। अब दूसरा क्या है, ये एडवांस केमिस्ट्री सेल्स भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडवांस केमिस्ट्री सेल क्या होता है, देखिए ये एक हायर वर्जन है किसका, ये जो बैटरी आती है ना आपकी लिथियम आयन बैटरी जो ईवी में लगती है, तो वो जो होती है उससे एडवांस बैटरी है। तो वो ये क्या करती है कि एक तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती है एडवांस केमिस्ट्री सेल वाला, और दूसरी बात ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा देर तक जो है ये फंक्शन करती है, मतलब जैसे डिस्चार्ज बहुत जल्दी नहीं होती और ज़्यादा करंट जनरेट करती है। तो वो बैटरी ये उस बैटरी बनाने में भी आ रहे हैं। फिर ये इनके ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके बारे में कभी कोई हम वीडियो करेंगे किसी दिन।
और ये बायो एनर्जी में, तो बायो एनर्जी या बायोफ्यूल क्या होता है, तो आपने अगर हमारा प्राज इंडस्ट्रीज़ वाला वीडियो देखा होगा, तो जो जैसे एथेनॉल है या मक्का है या आपके जो बायोमास है, जैसे आपकी कोई टहनियाँ गिर गई, कोई पत्ते गिर गए, है ना, उससे जो हम जो उससे फ्यूल नहीं बनाते हैं उसको बायोफ्यूल कहते हैं। तो ये सारी रही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के Q4 के रिज़ल्ट्स की बात। आगे भी हम ऐसे रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बताएं। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।